हेलो दोस्तों, तो कैसे उम्मीद करते हैं कि ठीक होइएगा आप लोग। आज हम आपको बताने वाले इतिहास के चैप्टर 2 राजा किसान और नगर। ठीक है, ये 12th का इतिहास है 12वीं का। तो चलिए बिना देर किए वीडियो के स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न यह है कि महाजन पद से आप क्या समझते हैं। तो बताया गया है उत्तर वैदिक काल में जिस क्षेत्रीय राज्यों में उदय की प्रक्रिया आरंभ हुई थी वह 6ठी ईसा पूर्व तक आते आते बड़े राज्यों में बदल गई थी। इन्हीं प्रभुता संपन्न राज्यों को है ना महाजन पद कहा गया। और बौद्ध ग्रंथ के अनुसार जो है ना 16 महाजन पद बताए जाते थे। ठीक है, कितने 16 महाजन पद। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर देखते हैं। कहते हैं मगध साम्राज्य पर टिप्पणी लिखिए, यानी कि मगध साम्राज्य है उस पर क्या करना है, टिप्पणी लिखना है। बोलते हैं कि मगध साम्राज्य एक भूत प्राचीन तथा ठीक है प्राचीन तथा शक्तिशाली महाजन पद था। कैसा था, शक्तिशाली महाजन पद था। इसमें दक्षिण बिहार के वर्तमान पटना तथा गया जिले में सम्मिलित थे। कौन जिला में थे, गया जिले में है, पटना जिला में, दोनों में सम्मिलित थे। 6ठी तथा 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व के बीच के काल में यह महाजन पद बहुत शक्तिशाली बन गया था। 4ठी ईसा पूर्व है या 6ठी ईसा पूर्व है ना, तो इसमें क्या हुआ था, बहुत शक्तिशाली महाजन पद बन गया था। इस राज्यों की स्थिति अधिक दृढ़ होने के विशेष कारण थे। वहाँ के जो राज्य है बहुत मजबूत है, बहुत ताकतवर है। उसके होने के अनेक प्रकार के कारण है। माना जाता है कि वहाँ प्राचीन जो है राजगिरी थी। उसका प्राचीन राजधानी कहाँ है, राजगिरी। राजगिरी के इर्द गिर्द पहाड़ियों थी, मतलब उसके राजगिरी गिर जो है उसके आसपास में क्या था, पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ी इलाका है, जो इसकी प्रकृति रूप से रक्षा करती है। प्रकृति मतलब जो भी पहाड़ी है, चारों तरफ पहाड़ है, बीच में क्या है, मगध साम्राज्य। तो क्या करते हैं वो पहाड़ी क्षेत्र रक्षा करती है। यहाँ की भूमि बहुत उपजाऊ होती है माना जाता है। ठीक है, इसकी सिंचाई गंगा नदी, सोन नदी का पानी के द्वारा होती है तथा इसके बहुत अच्छी फसल भी उगती है। और गंगा सोन नदियों में नौकाओं द्वारा यातायात की भी सुविधा उपलब्ध थी। ठीक है, यातायात की सुविधाएं उपलब्ध थी। मगध की समृद्धि का अनेक प्रकार के कारण माना जाता है। ठीक, चलिए तो देखते हैं चौथा प्रश्न, अशोक के धर्म है ना, क्या है अशोक के धर्म के विषय में आप क्या जानते हैं। तो अशोक ने अपनी जनता के नैतिक उत्थान के लिए है ना सामने कुछ नैतिक नियम रखे थे, यानी कि अपनी जनता के लिए एक नियम बना दिया था कि उस नियम के समूह को धर्म कहा जाता है। उसी नियम को समूह क्या कहते हैं, धर्म कहते हैं, जो इसके निम्नलिखित अनेक प्रकार के तरीका है। ठीक है, बताए थे अशोक का मूल सिद्धांत था कि बड़ों का आदर करना, उसके अनुसार शिष्यों और गुरुजनों का मान सम्मान रखना। ठीक है, सभी ऋषि मुनि ब्राह्मणों तथा वृद्धों का आदर करना। जितने सारे समाज के लोग हैं, ब्राह्मण है, पंडित है, बुजुर्ग है, ऋषि है, मुनि है, साधु है, संत है, सब में आदर सम्मान भरे हुए था उसको। ठीक है, तो आदर करना चाहिए, ऐसा नियम उसको रखा था। दूसरा है कि इस धर्म के अनुसार बड़ों को परिवार के सदस्यों को संबंधित सेवकों के निर्धनों तथा दासों के साथ और नर्म व्यवहार करना चाहिए। ठीक है, अब जो भी वहाँ पर है उसके राज्य में, ठीक है, चाहे उस क्षेत्र के जो भी लोग हैं, सेवको है, गरीब है, निर्धन है, कोई दास है, चाहे कोई भी है, जिस सबके साथ कैसा व्यवहार करना है, नर्म व्यवहार करना है, अच्छा से प्रेम से बोलना है, बातचीत करना है। ठीक है, यही वहाँ का नियम था। तीसरा है प्रत्येक मनुष्य को अपने बुरे कर्मों का फल अपने अगले जन्म में भुगतना पड़ता है। यह मनुष्य ने हमेशा अच्छे कर्म करना चाहिए, मनुष्य को अच्छा कर्म करना चाहिए। उसने बताया है कि मनुष्य का जीवन है तो अगले जन्म में उसको जब क्या करना पड़ेगा, भुगतना ही पड़ेगा, जैसा चाहे जैसा कर्म करे। ठीक है, ये तो ऐसे भी गांव समाज में अभी के भी लोग भी कहते हैं। ठीक है, जैसा करेगा वैसा भोगेगा। चलिए चौथा ये है कि अहिंसा अशोक धर्म का मूल का क्या है, मंत्र है। अहिंसा ही अशोक का मूल मंत्र है। इसके अनुसार किसी भी जीव को मन वचन तथा कर्म कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए, यानी कोई भी चीज़ है, कौवा है, पक्षी है, चाहे जीव जो भी जानवर उनवर है, उस सबके साथ किसी भी तरह कोई कष्ट दुख नहीं पहुंचाना चाहिए। अशोक ने ऐसा बताया था। ईर्ष्या क्रोध अहंकार और झूठ पाप है। ठीक है, ईर्ष्या है, चाहे क्रोध है, चाहे अहंकार, ये सब क्या है, ये सबसे बड़ा झूठ है, ये सब गलत बात है ना। ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी को क्रोध नहीं करना चाहिए, ये सब पाप है। मनुष्य को इन पापों से दूर रहना चाहिए, यानी कि क्रोध, ईर्ष्या, अहंकार, घमंड कभी मनुष्य को नहीं करना चाहिए, इससे उनको दूर रहना चाहिए। सबसे बड़ी पाप इसी को कहा गया है। ठीक है, तो चलिए दूसरा प्रश्न की ओर देखते हैं। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए क्या कार्य किए थे। कलिंग युद्ध के उपरांत अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए तन मन और धन से, ठीक है, कार्य किया था। अशोक ने कलिंग युद्ध के, जो कलिंग युद्ध हुआ था उसमें बहुत सारा खून बहा था, बहुत सारे लोग को ऐसे अच्छे लोगों को जो मतलब गलत करने वाले थे उनको भी ना गलत करने वाले थे, ऐसे भी सारे लोगों का वहाँ पर क्या हुआ था, विनाश हुआ था, बहुत सारे लोगों को खून हुआ था। उस समय से अशोक ने महात्मा बुद्ध से संबंधित तीर्थ स्थान की लुम्बिनी, कपिल वस्तु, गया, कुशीनगर तथा श्रावस्ती की यात्राएं की। जहाँ पर अशोक है, जो महात्मा बुद्ध थे, है ना, उसको जो लुम्बिनी में था, इससे जन्म हुआ था महात्मा बुद्ध का, तो वो सारे क्षेत्रों का क्या किया था, भ्रमण किया था, घुमा हुआ था, सिद्धांतों का प्रचार किया था, उनका पालन स्वयं भी किया था। और अशोक अपने बौद्ध धर्म के नियमों के शिलाओं, स्तंभ, गुफाओं और
खुदवाया था, वहाँ पर क्या करते, उस सारे चीज़ के अशोक है जो है, तो ये बुद्ध है, महात्मा बुद्ध, इनके बारे में अनेक तरह के गुफाओं फाओ सब कुछ बनवा करके वहाँ पर रखे हुए थे। दूसरा है उसके बैंक स्तूप बनवाए थे, उनके बांध शिक्षाओं को आर्थिक सहायता दी, जिससे बांध धर्म के आंतरिक फूट को दूर करने के लिए पाटलिपुत्र में बौद्ध की तीसरी संगीति का आयोजन भी किया था। बौद्ध धर्म में के प्रचार के लिए अशोक ने श्रीलंका के अपने पुत्र महेंद्र को भेजा था, ठीक है, और अपनी बेटी है, उसी को बेटी है अशोक के संघ मित्र को भेजा था। दोनों आदमी ने क्या किया था, मिलकर के वहाँ पर श्रीलंका में भी किस बौद्ध धर्म का अच्छे से प्रचार किया था, और विश्व में बौद्ध धर्म कहलाने वाला अशोक को नाम आने लगा उस समय से, ठीक है। चलिए दूसरा प्रश्न है, कलिंग युद्ध का अशोक पर क्या प्रभाव पड़ा। तो बोला था कलिंग युद्ध के परिणाम स्वरूप अशोक के जीवन पर बिल्कुल में आए महत्वपूर्ण परिवर्तन निम्नलिखित है, ठीक है। मतलब कलिंग जो युद्ध हुआ था, जिसमें जो परिवर्तन हुआ था, वहाँ के जो नियम सब था युद्ध के, बहुत सारे लोग बेकसूर लोग भी मारे गए। उसको देख करके अशोक को बहुत बुरा लगा, उसको लगा मतलब ये सारे युद्ध हम किनके लिए कर रहे हैं, वो सब देख करके उसको बहुत क्या होता है, दुख होता है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी है। तो कलिंग युद्ध में रक्तपात को देखकर अशोक ने बुद्ध घोष के स्थान पर धर्म घोष करने का फैसला किया। किसका फैसला किया, धर्म घोष करने का फैसला किया, यानी वो अब हिंसा को छोड़ दिया। किसको छोड़ दिया, हिंसा को छोड़ दिया, और अहिंसा की पुजारी बन गया। हिंसा को छोड़ करके अहिंसा के, हिंसा मतलब ये होता है कि अपने स्वार्थ के लिए लड़ना, ठीक है। अहिंसा के मतलब ये होता है मतलब दूसरे सबके लिए भलाई करना, और धर्म को उन्होंने वहीं छोड़ दिया। जितना सारा धर्म सब कुछ कहाँ से, कलिंग युद्ध में ही सब कुछ को त्याग करके वहाँ से चले आए। चलिए दूसरा है, इस युद्ध के बाद अशोक अहिंसा का पुजारी बन गया। युद्ध के साथ साथ उसने मांस खाना तथा शिकार करना भी क्या कर दिया, बंद कर दिया, ठीक है ना, शिकार करना भी वो बंद कर दिया। दूसरा है, अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। अशोक ने अपने धर्म को, जो पहले का धर्म था, वो अपना धर्म छोड़ करके किस धर्म को ग्रहण किया, बौद्ध धर्म के। इससे राज धर्म घोषित किया, और इसके प्रचार कार्य में जुट में लग गए, ठीक है, और इससे राज धर्म कहा गया। ये जो धर्म है इसको बोल दिया गया से यह राज धर्म है, ठीक। तो चलिए दूसरे प्रश्न की ओर देखते हैं। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, क्यों। किसको, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, क्यों। तो देखिए, कहते हैं भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। भारत का नेपोलियन किसको कहते हैं, समुद्रगुप्त के। ऐसे ऑब्जेक्टिव में सब आता है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो बोलिएगा समुद्रगुप्त को कहा जाता है, क्योंकि समुद्रगुप्त ने मगध राज्य है ना को शक्तिशाली बनाया। कौन बनाया था, तो समुद्रगुप्त ने ही मगध राज्य को क्या बनाया था, शक्तिशाली बनाया था। छोटे छोटे राज्यों को जीत कर देश में राजनीतिक एकता की स्थापना किया। जो छोटा छोटा राज्य था उस सारे राज्य को कौन जीत लिया था, तो समुद्रगुप्त ने उसे जीत लिया था। समुद्रगुप्त को महान सैनिक सफलताओं के कारण डॉक्टर है ना V.A. स्मिथ ने उसे भारत का नेपोलियन कहा है। इसी कारण है समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहते हैं। कौन कहा था, तो डॉक्टर B.A. स्मिथ ने कहा था। इस बात को भी ध्यान रखिएगा, ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। और नेपोलियन ही क्यों कहा जाता है, तो क्योंकि नेपोलियन में लगभग सारी यूरोप को जीता था। नेपोलियन में जो था ना, तो उसमें क्या था, जितना सारा यूरोप का क्षेत्र, सारे क्षेत्र को जीत लिया था। और समुद्रगुप्त ने भी सारे भारत को जीता, और भारत में से कोई भी शासक उसकी सत्ता को चुनौती देने वाला न था। चाहे कोई भी ऐसा है, पूरे यूरोप की बात करते या भारत के भी, तो भारत में समुद्रगुप्त का कोई भी मुकाबला करने वाला नहीं था, ठीक है। चलिए दूसरा प्रश्न को देखते हैं। मेगास्थनीज कौन था, तो बोलते हैं मेगास्थनीज यूनानी राजदूत था। कहाँ के था, तो यूनान से आया हुआ था। कौन, मेगास्थनीज, ठीक है। अब बोलते जो समुद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। किसको दरबार में आया था, समुद्रगुप्त के दरबार में आया था। पहला ये हुआ। दूसरा कि उसने अपनी यात्रा का विवरण अपने ग्रंथ इंडिका में दिया है, ठीक है। तो मेगास्थनीज जी अपने यात्रा का विवरण किस में दिया है, तो इंडिका नाम का एक लेख है, ठीक है, उसमें लिख करके दिया है। कौन, मेगास्थनीज ने। इस ग्रंथ को समुद्रगुप्त है ना मौर्य और उसके समकालीन शासक व्यवस्था के विषय में जानकारी मिलती है। किसके बारे में मिलती है, तो समकालीन शासक व्यवस्था के विषय में जानकारी उसमें दिया गया हुआ, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट सबके लेते चलिए, ठीक है, ताकि आपको याद वाद करने में अच्छा रहेगा। कुछ और आगे बढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। चंद्रगुप्त द्वितीय की उपलब्धियों को समझाइए। किसको समझाइए, चंद्रगुप्त द्वितीय की उपलब्धियों को समझाइए। तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य गुप्त वंश का महान शासक था। चंद्रगुप्त जो था ना, तो गुप्त वंश का महान शासक कहा जाता है। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा चंद्रगुप्त निम्नलिखित में किस शासक वंश था, तो वो बताना पड़ेगा गुप्त वंश, ठीक है। इसका शासनकाल 375 ईस्वी से 412 ईस्वी तक चला था। चंद्रगुप्त मौर्य है, ठीक है, इसका 375 से 412 ईस्वी तक चला था। इन्होंने राजकुमारी
कबरेंगा से विवाह किया था। पूछा जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी का नाम, तो क्या बोलिए कबरेंगा। ठीक है। विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, उन्होंने ही गुप्त संवत चलाया था। इसके शासनकाल में नवरत्न रहते थे। इसके शासनकाल में ही चीनी यात्री फाहान भी भारत आए हुए थे। ठीक है ना, फाहियान भी भारत आए थे। इस प्रकार किसको, चंद्रगुप्त द्वितीय की उपलब्धियों का वर्णन हो जाता है। इससे क्या होता है, चंद्रगुप्त मौर्य का वर्णन हो जाता है। तो ऐसे ऑब्जेक्टिव में इस जगह से बहुत सारा प्रश्न आता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का शासन कब से कब तक चला था, बताइए। 375 से 412 ईस्वी तक चला। ठीक है। इसका पत्नी का नाम तो कबरेंगा है। ठीक है। इसका वंश कौन वंश से है, तो गुप्त वंश से लोग बिलोंग करते हैं। समझ गए। तो चलिए आगे बढ़ते दूसरे प्रश्न की ओर। बोलते मौर्य वंश के पतन को दो मुख्य कारण लिखे। क्या को, दो कारण लिखना है। तो अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद जब बौद्ध धर्म को अपनाया तो उसकी सारी गतिविधियां बंद सी हो गई। जिस समय कलिंग युद्ध हुआ था तो उस समय कलिंग युद्ध के बाद जब अपना बौद्ध धर्म क्या अपनाया तो उसके जितना सारी गतिविधियां था, सारी गतिविधियां बंद हो गया। इस कारण से मौर्य साम्राज्य की सीमाएं आरक्षित हो गई। मौर्य साम्राज्य की सीमाएं क्या हो गई, आरक्षित हो गई। ठीक है। दूसरा में है कि विदेश आक्रमणकारियों ने, विशेषकर हिंद यूनानियों और हिंद पार्थियों ने इस कमजोरी का लाभ उठाकर देश भर आक्रमण करने के शुरू किए, पर उनके भयंकर आक्रमण के सामने सैनिक शक्तिशाली है ना शिथिल मौर्य साम्राज्य न टिक पाए। ठीक है। अब इस तरह से क्या हुआ, इतना ताकतवर आक्रमण किया था तो उसके ताकतवर आक्रमण में कोई टिकने वाला है, कोई टिकने वाला नहीं है। ठीक है। तो चलिए दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कहते हैं इतिहास के लेख में अभिलेखों का क्या महत्व है। तो बताया जाता है कि इतिहास के लेख में अभिलेखों का महत्वपूर्ण योगदान है। प्राचीन काल में राजाओं के समय जो घटनाएं घटती थी, राजा उन्हें अभिलेख में लिखा देते थे। प्राचीन काल में जो भी सारा घटना सब घटता था उसको लोग क्या करते थे, अभिलेख में लिख दिया जाता था। अभिलेख लिखवाने की शुरुआत अशोक ने की थी। अशोक जैसे यही ना अभिलेख लिखवाने की शुरुआत किया था, दूसरे कोई भी राजा में ऐसा नहीं था। जब हम अभिलेख को अध्ययन करते हैं तो हमें प्राचीन काल के इतिहास के बारे में पता चलता है। जब हम इस लेख के बारे में अगर पता करते हैं, ठीक है, इस अभिलेख को पढ़ते हैं तो पता चलता है प्राचीन काल के इतिहास क्या है। ठीक ना। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इतिहास के लेखक में अभिलेख का महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है। यहीं तक हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन हुआ समाप्त। ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह के आने वाले मैट्रिक, इंटर से, बोर्ड से संबंधित ही हम वीडियो यहाँ पर डालते रहते हैं ताकि आपको परीक्षा को अच्छा तरीक़ा से तैयारी हो सके। समझिए। ठीक है। धन्यवाद।